वंदे मातरम दोस्तों। राजस्थान अध्ययन की जिलेवार सीरीज जो कि सबसे व्यवस्थित और सबसे अच्छे तरीके से एक शेड्यूल के साथ में पूरे YouTube चैनल पर एकमात्र चैनल जो व्यवस्थित शेड्यूल के आधार पर चल रहा है, आज़ाद आरपीएससी एकेडमी, जिसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं गोविंद मालविया। राजस्थान जिलेवार सीरीज में आज बात करने वाला हूं राजसमंद जिले के बारे में। राजसमंद जिला, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, राजस्थान के मध्य में स्थित है। अगर थोड़ा सा ज्योग्राफिकल आइडिया देखा जाए राजसमंद का, तो इस प्रकार का नक्शा है राजसमंद का। इसके उत्तर में अजमेर है, इसके पश्चिमी सीमा की ओर पाली है, और पूर्वी सीमा की ओर भीलवाड़ा है, और दक्षिण पूर्व की ओर चित्तौड़गढ़ है, और दक्षिण की ओर उदयपुर है। ठीक है। राजसमंद जिला वैसे लोगों की नजर में काफी हद तक इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन इतिहास के हिसाब से मेवाड़ का यह ऐसा अभिन्न अंग रहा है जो यहाँ की सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को एक साथ समेटे रखता है। ठीक है। तो यहाँ से सवाल भी बहुत सारे उठने वाले हैं, और ये वाला जिलेवार सीरीज का यह टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियोस में बताता आ रहा हूं कि जिलेवार सीरीज शुरू करने का हमारा उद्देश्य यही था कि हम ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी जैसे बड़े बड़े सब्जेक्टों को तो पढ़ देते हैं, लेकिन जब आरएस जैसे बड़े एग्जाम में छोटे छोटे मुद्दे कभी कभार समस्या पैदा करवा लेते हैं, उस दृष्टिकोण से हम जिलेवार सीरीज में सारा कुछ समेटना चाहते हैं, और इसी उद्देश्य को लेकर मैंने जिलेवार सीरीज आरंभ की है। राजस्थान का अब तक आधे जिलों को हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले भी राजस्थान अध्ययन की जिलेवार सीरीज हम सोमवार और मंगलवार को चलाते हैं, और इस जिलेवार सीरीज के अंदर राजस्थान के हर एक जिले को हम सिलसिलेवार देख रहे हैं, और आगे भी देखेंगे। 33 जिले पूरे देखेंगे। ठीक है। साथ ही साथ हमारे शेड्यूल में बुधवार और गुरुवार को सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट चलता है, और शुक्रवार को बहुत ही स्पेशल क्लास चलती है, और वह है गाइडेंस प्रोग्राम से संबंधित। देखिए, पढ़ाई ठीक बात है, लेकिन पढ़ाई कैसे और किस रास्ते पर करनी है, किस प्रकार से करनी है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए फ्राइडे को हमारा स्पेशल क्लास रहता है, और सैटरडे को रहता है करंट जीके का। ठीक है, क्योंकि करंट जीके भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इस जिलेवार सीरीज के अंदर राजसमंद की बात कर लेते हैं। मैंने ज्योग्राफिकल आइडिया बता ही दिया, राजस्थान के मध्य में स्थित है। यह पूरा पर्वतीय इलाका है, बीच में से अरावली पर्वतमालाएं निकलती हैं। ठीक है, ये यहां से अरावली पर्वतमालाओं का ये वाला क्षेत्र है। अब इसकी स्थापना की बात की जाए तो राजसमंद का प्राचीन नाम राजनगर है। मैंने आउटलाइन इसलिए बनाई है ताकि हम कुछ पॉइंट छोड़ ना दें। राजनगर कहा जाता था पहले से। इस राजनगर की स्थापना, जिसको वर्तमान में राजसमंद कहा जाता है, इस राजनगर की स्थापना 1676 ईस्वी के आसपास मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने की थी। मेवाड़ के अधिपति थे महाराणा राज सिंह, जिनका समय था 1652 से 1680 के मध्य। उन्होंने इस राजनगर की स्थापना की थी। हालांकि राजनगर की स्थापना से पहले यहां पर उन्होंने एक झील बनाई थी, जिसे राजसमंद झील कहा जाता है। इस झील का निर्माण उन्होंने 1662 से लगाकर 1668-69 के मध्य करवाया था। इस झील का निर्माण इस जिले के इस नगर से पहले हुआ था, इसलिए पहले इस झील की चर्चा कर लेते हैं। इस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह द्वारा करवाने का उद्देश्य ये था क्योंकि वह अकाल राहत कार्य चलाना चाहते थे। यहाँ पर भीषण अकाल पड़ा हुआ था मेवाड़ में, तो मेवाड़ की जनता के लिए सबसे पहले उन्होंने अकाल राहत कार्य शुरू करवाए थे। यूं समझ लीजिए, उन्होंने सबसे पहले मनरेगा चलाया था।
ठीक है। हालांकि मनरेगा नहीं, अकाल राहत कार्य शुरू करवाए थे और राजसमंद झील का निर्माण उन्होंने करवाया था। इस राजसमंद झील में उन्होंने 3 नदियों का पानी रोक के इस झील का निर्माण करवाया था, गोमती, ताल और केलवा। और राजसमंद झील में कौन सी नदियां गिरती हैं? गोमती, ताल और केलवा नदियों का पानी गिरता है। अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया था। इसी राजसमंद झील के किनारे विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत भाषा का शिलालेख है। संस्कृत भाषा का शिलालेख है जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। ये राज प्रशस्ति जो शिलालेख है इसी झील के किनारे है और इसके लेखक हैं राज प्रशस्ति के, वो हैं रणछोड़ भट्ट और तिल्ला भट्ट। ये दोनों पिता और पुत्र थे। इन दोनों ने इस राज प्रशस्ति का निर्माण किया था। इसके वास्तुकार थे। ये दोनों तेलंग ब्राह्मण थे, बंगाली ब्राह्मण थे। इन्होंने इस नौचौकी पाल पर राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत भाषा में लिखा गया शिलालेख है। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है जिसमें महाराणा राज सिंह तक का संपूर्ण इतिहास लिखा हुआ है। बप्पा रावल से महाराणा राज सिंह तक का संपूर्ण इतिहास लिखा हुआ है। वैसे इतिहास विषय में हम इसको और भी गहराई से देखेंगे, ठीक है। हालांकि इससे ज्यादा गहराई कोई नहीं बताता, फिर भी और गहराई में हम जाएंगे क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसी झील के किनारे कहते हैं कि एक घेवरी बाई को जिंदा चुनवाया गया था, इसलिए यहां पर घेवर माता का मंदिर भी है इसी झील के किनारे, राजसमंद झील के किनारे। देखिए, राजसमंद की स्थापना 1676 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखना। इससे 100 साल पहले एक विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1576 में हल्दी घाटी का। ध्यान दीजिएगा, हल्दी घाटी 1576 और जस्ट 100 साल बाद में याद रह जाएगा राजनगर की स्थापना हुई थी, ठीक है। हल्दी घाटी पे हम थोड़ा बाद में आएंगे, पहले राजसमंद की स्थापना को ही देख लेते हैं। राजसमंद जो है वह करीब 1991 ईस्वी को राजस्थान का जिला घोषित किया गया था, ठीक है। राजस्थान का 1991 में यह जिला घोषित हुआ था राजसमंद, ठीक है। यहाँ की प्रमुख नदियों की अगर मैं चर्चा करूं तो मैंने 3 तो नदियां बताई हैं जो राजसमंद झील के अंदर गिरती हैं। इसके अलावा खारी, बनास और चंद्रभागा नदियां भी हैं जो कि राजसमंद से शुरू होती हैं। बनास नदी जो शुरू होती है वह राजसमंद झील, राजसमंद के अंदर से ही शुरू होती है, ठीक है। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थलों की बात की जाए तो यहाँ पर हम एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध युद्ध सुनते आए हैं जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। यह हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, ठीक है। सब जानते हैं इस युद्ध के बारे में। इतिहास में हम एक एक डिटेल इसका पूरा लाइव देखेंगे, एक एक बारीकी बताऊंगा। कम से कम 1 घंटे से ज्यादा इसमें वक्त लगेगा हमको हल्दी घाटी की एक एक बारीकी देखने में। और हल्दी घाटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको अलग से ही टॉपिक में देखें तो बढ़िया है। वैसे किसी किसी पुस्तक में 21 जून भी मिलता है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि महाराणा प्रताप की ओर से मेवाड़ी सेना और जलालुद्दीन अकबर की ओर से मुगल सेना के मध्य युद्ध हुआ था। हालांकि इस युद्ध में नेशनल लेवल की पुस्तकों में अब तक बताया जाता था कि जलालुद्दीन अकबर की जीत हुई थी, लेकिन वास्तव में अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार ने इसे मेवाड़ की जीत इस युद्ध में घोषित कर रखा है। हाल ही में एमजी कॉलेज जो कि मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर में है, वहां के प्रोफेसर हैं डॉक्टर चंद्रशेखर पुरोहित, उन्होंने एक शोध किया था। उस शोध के आधार पर हल्दी घाटी युद्ध में मेवाड़ की जीत घोषित की है राजस्थान सरकार ने। तो जब भी आपको अब पूछे कि हल्दी घाटी में कौन जीता तो आप बेहिचक उत्तर दे सकते हैं, मेवाड़ जीता, महाराणा प्रताप जीते, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है लगभग 85,000 मुगल सेना थी और 15 से 20,000 मेवाड़ी सेना थी। हम इतिहास में इसको एक एक बारीकी के साथ में देखेंगे। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपावली कहा है। इसके अलावा अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब तवारीख में इसे
कहा है गोगुंदा का युद्ध, और अबुल फजल जो कि आईने अकबरी या अकबरनामा लिखते हैं, उन्होंने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। क्यों कहा, ये सारी बारीकी मैं इतिहास की विषय वस्तु में बताऊंगा। वैसे ये युद्ध सिर्फ हल्दी घाटी नामक स्थान पर नहीं हुआ था, यह युद्ध खमनोर नामक स्थान पर भी हुआ था, यह रक्त तलाई नामक स्थान पर भी हुआ था। मैंने कहीं लिख रखी है इसमें रक्त तलाई, पहले आउटलाइन बना रखी है, हाँ यहाँ पे। इन 3 स्थानों पर यह युद्ध हुआ था, जिसको हल्दी घाटी का संयुक्त रूप से युद्ध कहते हैं। कहते हैं कि इतना खून बहा था, जून महीने की गर्मी आप जानते हो, उमस भरी गर्मी, उस युद्ध समाप्त होने के बाद में भयंकर बारिश हुई थी, और स्थानीय लोग बताते हैं कि वहां से एक बड़ा सा खून का नाला बहकर यहाँ पर एक तालाब बन गया था खून का, इसलिए उसे रक्त तलाई कहा गया। हालांकि हल्दी घाटी कहते हैं कि खून से लाल हुई है, लेकिन वास्तव में उस मिट्टी का रंग ही हल्दियां हैं। तो जो भी हो, लेकिन इस युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ था और लगभग 1 से 1.5 लाख सैनिक मारे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गिलुंड नाम की सभ्यता भी है। गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले के अंदर है। ठीक है, इस सभ्यता के अंदर प्राकृतिक चित्रण वाले, प्राकृतिक अलंकरण वाले बहुत सारे बर्तन मिले हैं, जिसमें फूल, पत्तियां, बेल बूटे, जंगली पशु पक्षी, मुर्गे वगैरह इन बर्तनों पर बहुत ज्यादा मिलते हैं। गिलुंड सभ्यता, जिसकी खोज है प्रोफेसर बीवी लाल यानी ब्रिजवासी लाल साहब ने की थी। रक्त तलाई मैंने बता ही दिया, हल्दी घाटी युद्ध का एक हिस्सा है जिसे रक्त तलाई कहा जाता है। जी हाँ, हल्दी घाटी युद्ध के बाद में यहाँ पर जब चेतक, महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा, जिसने मानसिंह के मर्दाना नाम के हाथी, मानसिंह जिस हाथी पर बैठे हुए थे उस हाथी का नाम था मर्दाना, उस हाथी की सुन दांतों पर चेतक ने जब पांव रखे और बाद में महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर भाले से प्रहार किया। मानसिंह होदे में झुकने की वजह से मानसिंह तो बच गए थे, लेकिन जब घोड़े ने पैर नीचे लिए तो इस मर्दाना हाथी की सूंड में बंधा खंजर था या तलवार थी, जिससे चेतक का पांव कट गया था और 3 टांगों पर ये घोड़ा भागता हुआ हल्दी घाटी से सीधा खमनोर, और खमनोर से ये चेतक भागा सीधा महाराणा प्रताप को लेकर बलीचा गांव की ओर। बलीचा में एक बरसाती नाला था जिसका नाम था केना नाला। उस 500 मीटर चौड़े नाले को उस चेतक ने छलांग लगाई, और छलांग लगाने के बाद में इसी बलीचा गांव के निकट चेतक का प्राणांत हुआ। यानी चेतक की समाधि जो है वह बलीचा गांव खमनोर के पास में राजसमंद जिले के अंदर है। बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हो चेतक जैसा घोड़ा जिसकी समाधि आपको निश्चित तौर पे पूछी जा सकती है। तो यही जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, वह हम हिस्ट्री पढ़ते समय, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते समय कवर अप नहीं कर पाते, लेकिन जब हम किसी जिलेवार सीरीज को देखते हैं तो एक एक चीज हम उसमें देख लेते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ बातें हमें याद आती रहती है, जो अकस्मात से याद नहीं आती या कोई सब्जेक्ट लेवल से पढ़ते हैं तो याद नहीं आती। ठीक है, तो चेतक की समाधि कभी भी पूछी जा सकती है। बलीचा खमनोर के पास में राजसमंद में है। देखिए यहाँ पर चैत्री गुलाब भी होते हैं। कहते हैं कि 1600 प्रकार के गुलाब जो है वह यहाँ पर लगवाए थे, और इसी जगह के पास में एक शाही बाग लगवाया था जलालुद्दीन अकबर ने, जिसे बादशाह बाग भी कहते हैं। ठीक है, और हल्दी घाटी के युद्ध को एल श्रीवास्तव ने, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग भी कहा है। वैसे हल्दी घाटी के बहुत सारे नाम है, कोई हाथियों का युद्ध कहता है, कोई इसे खमनोर का युद्ध कहता है, कोई गोगुंदा का युद्ध कहता है, कोई मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहता है, कोई बादशाह बाग कहता है। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग, यस, बात कर लेते हैं। लगभग 1443 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण आरंभ हुआ था, मेवाड़ महाराणा कुंभा के समय। इस कुंभा के एक प्रधान वास्तुशिल्पी थे जिनका नाम था मंडन मिश्र। यानी मंडन मिश्र ने इस किले को डिजाइन किया था। ठीक है, इस किले के चारों ओर मैं आपको बता दूं करीब 35.800 किलोमीटर की एक दीवार है, यानी लगभग 36 किलोमीटर की दीवार है इस किले के चारों ओर, जो कि ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया यानी भारत की महान दीवार कहलाती है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कहलाती है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में। इसी कुंभलगढ़ किले
कहते हैं कि महाराणा कुंभा की दिवंगत रानी कुंभल देवी की याद में बनवाया गया था। नाथा सुथार इसके वास्तुशिल्पकार थे। और कुंभलगढ़ जो किला है इसके अंदर एक और किला है, ध्यान रखना, किले के अंदर किला है जिसका नाम है कटारगढ़। किले के भीतर किला है। राजस्थान में वैसे दो किले हैं जिसके भीतर किला है, एक तो कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ और दूसरा है जयगढ़ के अंदर विजयगढ़। जयगढ़ है जयपुर के अंदर, ठीक है। तो दो किले ऐसे हैं जिसके भीतर किला है। तो कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ है। इसी कटारगढ़ के अंदर जूनी कचहरी जो है, जूनी कचहरी, जिसमें महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। और कहते हैं कि इसी जूनी कचहरी, जिसको बादल महल भी कहा जाता है, बादल महल, यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप सिंह का जन्म हुआ था इसी कटारगढ़ के किले के अंदर। जूनी कचहरी या बादल महल है वहां पर, और बचपन भी यही बीता था। यहाँ पर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर भी है। यहीं पर महाराणा कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र उदा ने अपने पिता यानी महाराणा कुंभा की हत्या की थी जब वो शिव जी की पूजा में मग्न थे, ठीक है। अब कुछ मंदिरों की बात कर लेते हैं। राजसमंद जिले के मंदिर, विश्व प्रसिद्ध मंदिर आपको जानते ही हो, नाथद्वारा का मंदिर है। देखिए, नाथद्वारा मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, चारभुजा मंदिर बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना बता देता हूं। देखिए, करीब 1669 ईस्वी से 72 ईस्वी के बीच में भारत का बादशाह था जिसका नाम था अबुल मुजफ्फर मुइजुद्दीन औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब का लक्ष्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना, यानी काफिरों का राज्य को मुसलमान में बदलना। इस कारण से 1669 से 72 के बीच में उसने हिंदुस्तान में बहुत भयंकर अत्याचार किए। उसने हिंदुस्तान को गजवाए हिंद यानी मुसलमानों की हुकूमत साबित करने के उद्देश्य से उसने हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का फरमान जारी किया था। साथ ही साथ हिंदुस्तान में जजिया कर लगा दिया था। और मैं आपको बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी शासक की हिम्मत नहीं थी कि औरंगजेब की खिलाफत कर सके। एकमात्र जो रियल में बाहुबली कहे जा सकते हैं वो थे महाराणा राज सिंह, जिन्होंने डंके की चोट के साथ में औरंगजेब को कहा था कि मैं जजिया कर नहीं दूंगा। और जब हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का फरमान जारी किया था, तब दिल्ली में औरंगजेब जब जामा मस्जिद पर जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए हाथी पर बैठ के जा रहा था, तब कहते हैं कि औरंगजेब के सामने कुछ दिल्ली की जनता, हिंदू जनता, उनसे गुहार मांगने के लिए गई कि बादशाह इतने सारे कर हम कैसे दे पाएंगे, जजिया, पानदारी, शहदारी, इतने कर कैसे दे पाएंगे, माफ कर दीजिए करों को। तो औरंगजेब जैसे नीच आदमी ने, जी हाँ कहना पड़ेगा, बहुत ही मतलब धार्मिक रूप से ये धर्मांध आदमी था, इसने निहत्ती जनता पर हाथी चढ़वा दिए। तो महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब को पत्र लिखा कि इस तरह से तुम जोगियों से और ब्राह्मणों से और गरीब जनता से जजिया कर वसूलते हो, कभी मेवाड़ भी जजिया कर वसूलने आया करो। यानी सीधे सीधे वो औरंगजेब को चुनौती थी, ठीक है। तो औरंगजेब ने, मैंने कहा कि हिंदू मंदिर भी तोड़वाए थे, तो वृंदावन में प्रसिद्ध गोविंद देव जी का मंदिर तोड़ा गया था। तो गोविंद देव जी का जब मंदिर तोड़ा गया था, यानी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तोड़ा गया था औरंगजेब के आदेश पर वृंदावन का, तब वहां के कुछ पुजारी मूर्तियां लेकर इधर उधर भाग रहे थे। उन पुजारियों में स्पेशली गोपीनाथ गोसाई का एक परिवार था। वह बेचारा परिवार जो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था, वह मूर्तियां लेकर इधर उधर राजाओं से शरण मांगने के लिए गए। ये गोसाई परिवार जोधपुर भी गया, लेकिन जोधपुर महाराजा ने भी औरंगजेब के डर के मारे उनको शरण नहीं दी। फिर ये गोसाई परिवार मेवाड़ आया महाराणा राज सिंह के पास में, और महाराणा राज सिंह ने उन्हीं वृंदावन की मूर्तियों को 3 जगहों पर स्थापित करवाया था। वो 3 जगह थी नाथद्वारा, कांकरोली और चारभुजा। नाथद्वारा में जो मूर्ति स्थापित करवाई गई थी, वह मूर्ति भी वृंदावन से लाई गई थी। कांकरोली, जहां द्वारकाधीश का मंदिर है, वहां पर भी मूर्ति स्थापित करवाई गई थी, वो भी वृंदावन से है। चारभुजा में जो मूर्ति स्थापित करवाई गई थी भगवान श्री कृष्ण की, वो भी वृंदावन से ही है।
ये तीनों मंदिर वृंदावन से लाई गई मूर्तियों से बनाए गए हैं। महाराणा राज सिंह के समय ये घटना है, करीब 1671 ईस्वी की। ठीक है, देखिए नाथद्वारा को पहले सिहाड़ गांव कहा जाता था, लेकिन अब सिहाड़ गांव नाम थोड़ा ढीला पड़ गया है, क्योंकि श्रीनाथ जी काफी फेमस है, इसलिए अब नाथद्वारा ही सब लोग कहते हैं, अब सिहाड़ कोई नहीं कहते हैं। और कांकरोली जगह है, वहां पर उन्होंने मूर्ति स्थापित करवाई थी जिसका नाम रखा था द्वारकाधीश मंदिर। और चारभुजा को कहा जाता था गढ़बोर। आजकल गढ़बोर लोग नहीं जानते, चारभुजा जी के नाम से ज्यादा जानते हैं। ये तीनों मूर्तियां एक साथ स्थापित करवाई गई थी। और मैं आपको बता दूं, नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, वल्लभ संप्रदाय की पीठ है वल्लभाचार्य की, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के श्रीनाथ जी, श्री जी यानी बाल रूप की पूजा की जाती है। राजसमंद झील का मैंने टॉपिक के स्टार्ट में ही बता दिया था। जी हाँ, राजसमंद और पाली जिले की बॉर्डर पर यहाँ परशुराम जी का मंदिर है। पहाड़ी पर एक बहुत ही शानदार गुफा है जहां पर भगवान परशुराम यानी शिव जी के अवतार का मंदिर है। यस, कमेरी गांव की चर्चा हमें करनी है। देखिए, आपने नाम सुना होगा पन्ना धाय, जिन्होंने महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी द्वितीय की रक्षा की थी, अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। आपको भी पता है, चंदन को पालने में सुलाकर उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ पहुंचाया गया था, आशा शाह नाम के जैन व्यापारी के पास में। ये तो सबको पता है कि पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया। लेकिन कभी कभार सवाल आ जाए कि पन्ना कहाँ की थी, कौन से गांव की थी, तो फंस जाओगे, क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड ऐसे ही हमारे दिमाग के साथ खेलता है। जो बड़े टैलेंटेड बढ़ते हैं ना, डेढ़ होशियार, जो फालतू फालतू कमेंट करते हैं, उन डेढ़ होशियार वो जिंदगी भर ऐसे ही डेढ़ होशियारी करते रहते हैं। कमेरी गांव में पन्ना का जन्म हुआ था। पन्ना का जो गांव था वो प्रॉपर गांव था कमेरी गांव, जो कि राजसमंद केलवा के पास में है। ठीक है, और उनके पिता का नाम था हरचंद सांखला, जिसे स्थानीय भाषा में हाकला भी कहते हैं, स को ह बोला जाता है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण चीज, पिपलांत्री गांव की चर्चा करनी है। पिपलांत्री गांव में आपको बता दूं, यह दुनिया का एकमात्र अनोखा गांव है। बहुत ही खतरनाक चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको। पिपलांत्री गांव दुनिया का एकमात्र अनोखा ऐसा गांव है जहां लड़कियों को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, वैसे भी लड़कियों को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, लेकिन यहां पर लड़कियों के इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है कि ये दुनिया का एकमात्र गांव है जहां पर अगर लड़की का जन्म होता है तो लड़की के जन्म पर परिवार 111 वृक्ष लगाता है। वैसे भी हमारा प्रोग्राम भी चल रहा है, भारत सरकार का भी वृक्षारोपण का प्रोग्राम चल रहा है। ये बहुत ही अनोखा गांव है जहां पर लड़की के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। ठीक है, गोरम घाट जो कि अजमेर और राजसमंद की बॉर्डर पर है। गोरम घाट काफी मनोरम और शानदार घाट है और बहुत ही सुंदर जगह है। कहते हैं कि महाराणा राज सिंह और औरंगजेब की भिड़ंत इसी गोरम घाट में हुई थी। और आपने एक नाम सुना होगा, हाड़ी रानी। हाड़ी रानी सुना होगा, जिनका ओरिजिनल नाम था सहल कंवर। हम इतिहास में पढ़ेंगे, या इंद्र कंवर भी कहीं कहीं लिखा हुआ होता है। इन सहल कंवर, जिन्होंने इनके पति रतन सिंह चुंडावत, जो कि सलुम्बर के ठिकानेदार थे, उनको इस युद्ध में जाना था औरंगजेब की शाही सेना के खिलाफ, मेवाड़ का नेतृत्व करते हुए किशनगढ़ रियासत को बचाने के लिए। तो इन्हीं रतन सिंह जी चुंडावत ने अपनी पत्नी से निशानी मांगी थी और इस वीरांगना ने अपनी गर्दन काट कर ही थाल में भरकर भेज दी थी। और ये रतन सिंह चुंडावत और औरंगजेब की सेना की भिड़ंत इसी गोरम घाट में हुई थी। ये बात कर रहा हूं मैं 1575 ईस्वी की, सॉरी 1675 ईस्वी में। ठीक है, दिवेर, आपको पता होगा अक्टूबर 1582 को यहां युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति अमर सिंह ने अकबर के चाचा सरीमा सुल्तान खां को पूरा एक ही भाले का प्रहार करके सीधा परलोक भेज दिया था। कर्नल जेम्स टॉड ने इसको मेवाड़ का मैराथन भी कहा है।
मायरा की गुफा। देखिए ये गुफा वही है जहां महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के तुरंत बाद में लगभग 6-7 महीने यहां समय बिताया था। ये गुफा काफी लंबी है। कहते हैं कि अरावली की ये जो पहाड़ियां हैं अंदर से काफी खोखली हैं और बहुत लंबी गुफा है जो कि अजमेर जाकर खुलती है। इसी गुफा, इस मायरा गुफा को, जो कि केलवा के आसपास इसका द्वार है और एक द्वार हल्दी घाटी की तरफ खुलता है, और इसी गुफा के रास्ते से महाराणा प्रताप आते थे और यही गुफा में हल्दी घाटी युद्ध के बाद में उनकी सेना का काफी नुकसान हुआ था तो यहीं पर उन्होंने रहवास किया था। उसके बाद में वो जावर गुफा, उसके बाद में वह 56 की पहाड़ियों में भी काफी समय तक रहे। यहाँ पर गोगुंदा के आसपास, झाड़ोल के आसपास, वहां पर पीपलेश्वर महादेव जी के आसपास भी वो काफी, कमलनाथ जी के मंदिर के आसपास भी काफी रहे और काफी उनका पर्वतीय जीवन तो वैसे बीता। हम हिस्ट्री में काफी डिटेल से देखेंगे महाराणा प्रताप को, ठीक है। देखिए इसी मायरा की गुफा में प्रसिद्ध हिंगलाज माता का मंदिर भी है और वहां पर महाराणा प्रताप नो डाउट उन माता जी की पूजा करते थे। तो राजसमंद जिले की एक एक डिटेल बारीकी से हमने देख ली है। राजस्थान जिलेवार सीरीज को हम यही, राजसमंद जिले को हम यही विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे अगले सोमवार को। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें और दूसरों तक भी फॉरवर्ड करें। हालांकि क्वालिटी वाइज थोड़ा सा, पिक्चर वाइज थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन मैटर जो मैंने आपको दिया है शायद ही आपको कोई दे पाएगा। खैर, हमारी दूसरी सीरीज, अध्ययन वाली सीरीज जारी रहेगी। वीडियो तो डेली आते रहेंगे, लेकिन जिलेवार सीरीज को मंडे को लेंगे। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।